सवाल यही है और आज अनुराग भदौरिया जी मैं आपसे पूछूंगी। अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या जीएसटी के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 एमपी आए हैं जीत कर, सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई, जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूं, हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी अनुराग भदौरिया जी? देखिए नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग। सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जेपीसी बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह, क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए, कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर जेपीसी में गया। जेपीसी में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं। आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं 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 ऐसा वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो क्या हुआ। अरे क्या भाई, कहां क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो भाई। जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को? संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को? सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब 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 कर रहे हैं हर बात में, लब 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 लब, ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें, क्या बताएं भाई? संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसीलिए तो जेपीसी में गई ना। आप जमीन कब्जा करने के चक्कर में थे, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। अरे इधर उधर भाग रहे हैं, फिर इधर उधर भाग गए आप। आपका देखिए हवा में लटकाने लगे। देखिए, मैं क्विक काउंटर देना चाहता हूं और मैंने अनुराग जी की पूरी बात को सुना है। मुझे उम्मीद है कि वो अब चुप रहेंगे, अपनी अपनी बारी में हम अपनी बात रखेंगे। नाविका जी प्लीज, नाविका जी आप बोलें। नाविका जी प्लीज डिस्टर्बेंस बंद कीजिए ताकि एक सार्थक चर्चा। हाँ देखिए, इन्होंने अभी बोला कि जेपीसी में विश्वास नहीं है। आपको पता है ओवैसी साहब की पार्टी का एक ही सांसद है। एक सांसद वाली पार्टी को कोई जेपीसी में स्थान नहीं मिलता, फिर भी सरकार ने बड़ा दिल बताते हुए उनको एक सदस्य बनाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और जेपीसी का सदस्य होते हुए वो जाकर भड़का रहे लोगों को। उनका काम है जुडिशियसली बैठना और तय करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो खुद जाकर भड़का रहे। पहली बात तो जेपीसी का अपमान कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनके ही खुद के सांसद ने बोला सड़कों पर उतर आना है। तीसरी बात, अरे जेपीसी की 9th जेपीसी रिपोर्ट है रहमान खान की कि संशोधन लाना है वक्फ में। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। ये केवल जीभ हिलाने से, आप बुद्धि भी थोड़ा हिलाइए कभी। आपकी केवल जीभ हिलती है और जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है आपका। जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी जीभ अपने आप हिल रही है, बुद्धि से कभी मिलती नहीं है। यही बहराइच का केस, अगर ये दंगा अगर सपोज रिश्ते की घटना भारतीय जनता अगर समाजवादी पार्टी सरकार, अब बताइए बहराइच पे आ गए। नाविका जी इनका कुछ इलाज कीजिए, नाविका जी कुछ इलाज कीजिए इनका। नाविका जी इनका इलाज कीजिए। टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गिरती जा रही है। ऐसे पैनलिस्ट को देखकर टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गर्द में जा रही है। नाविका, ऐसे पैनलिस्टों को देखकर हमें पूछा जाता है ऐसे लोगों के साथ बैठते कैसे हैं आप? मौजूद था, हमें ताने को सूझ जाते हैं कि आप कैसे बैठ जाते हैं हरे कुर्ते के साथ। नाविका जी कृपया करके आपके दूसरे पैनलिस्ट को संरक्षण दीजिए। टीवी डिबेट की क्यों विश्वसनीयता गिरेगी? नेताओं को खुद देखना है कि अपने अपनी पार्टियों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। हर बार कंधा मीडिया का और गोली भी हम पे, ये तो सही नहीं है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी,
तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, जमीन हड़पने की बात कही है, और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वक्फ की जमीनें कहीं भी किसी को भू माफिया के हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर भू माफिया कुछ करती है तो इस देश में कानून है, अदालतें हैं, लेकिन वक्फ एक ऐसा कानून है जिसकी अदालत भी खुद वहीं पर है और किसी की सुनवाई कहीं पर नहीं है। इसीलिए वक्फ अगर कहेगा कि संसद की जमीन हमारी है तो क्या वक्फ के हवाले कर देनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कभी ताजमहल इनका, कभी संसद इनका, कभी एयरपोर्ट इनका, कभी होटल इनका, ये वक्फ के नाम पर ही सब कुछ कर दिया जाए, क्या ये सही है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था कि बीजेपी और इनके छोटे भाईजान ओवैसी साहब कैसे इस इलेक्शन को पोलराइज कर रही है। उसमें अजमल साहब भी जुड़ गए तो पोलराइजेशन शुरू हो गया। अब आप देखिए, आप ये षड्यंत्र देखिए, वहां पे अजमल साहब जी दिल्ली की बात करते हैं, वो आसाम के वक्फ बोर्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी वहां पे वक्फ जी जो भी कमिटीज बनती है स्टेट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। किसी बीजेपी सूबे की बात नहीं करेंगे, करेंगे दिल्ली के अंदर। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, नेशनल मीडिया से पिकअप करे। दूसरी ओर ओवैसी साहब जेपीसी के मेंबर है इसके अंदर, तब आके इसके खिलाफ बोल रहे, इसकी बात करें। जेपीसी की बात एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वो बाहर नहीं की जाती, जो जेपीसी के मेंबर्स है वो आकर बात कर रहे हैं उसकी बात। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, महाराष्ट्र में बीजेपी का फायदा। और बीजेपी देखिए, एक दलित व्यक्ति खरगे साहब जो उस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, इनके अपॉइंटेड जो वक्त बोर्ड के मेंबर्स थे या माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर्स थे बीजेपी के, वो आके वहां जेपीसी में प्रेजेंटेशन देते, एक ऐसे मेंबर के जो उस कमेटी का मेंबरान नहीं है, उसके बारे में आरोप लगाते, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। वक्फ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई भी जमीन ले सकती है। आप ही ने बताया नाविका जी, ताजमहल पे उन्होंने क्लेम किया, क्या मिला? उनको कहा कि आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन बीजेपी, ओवैसी साहब और अजमल साहब इसे पोलराइज कर रहे, बीजेपी की मदद करने को महाराष्ट्र के लिए। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड की जो कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि 9 लाख करोड़ का जो टोटल की वैल्यू की जो जमीन है, उसका जो पैसा या रेंट है कुछ लोगों के पास जाए, सारे मुसलमानों के जाना चाहिए। इसके लिए एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए, ना कि टेलीविजन पर आकर हम कुछ भी बोल दे। और कमाल है, 1984 में अगर 123 प्रॉपर्टीज इंदिरा गांधी देती है तो पोलराइज बीजेपी करती है। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार 123 प्रॉपर्टीज देती है तो पोलराइजेशन शहजाद पूनावाला की पार्टी करती है। आप अपने गरबा में तो झांक कर देखिए कि कोर्ट ने क्यों तब भी रोका 1984 में और दोबारा रोका 2013 में, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में अगर सीटें मांग रही है तो वारिस पठान साहब की पार्टी कांग्रेस से और महाविकास आघाड़ी से सीटें मांग रही है, लेकिन बी टीम हो गई बीजेपी की। कमाल करते हैं भाई। मैं विष्णु जैन जी से पूछना चाहती हूँ। विष्णु जैन जी, जवाब नहीं, जवाब सबसे लूंगी। विष्णु जैन जी बोले नहीं है, अब वापस आऊंगी वारिस पठान। विष्णु जैन जी, सवाल सिर्फ इतना है कि आज बात यहां तक आ गई कि संसद की जमीन पर भी दावा हो गया। अब जो देश का संविधान है कहां बचेगा और क्या होगा देश के संविधान को अगर जिस जमीन पर संसद बैठा है वहीं सांसदों को किराया देना पड़ जाए? नाविका जी, आप सबको ने मेरा नमस्कार। और मैं तो तहसीन भाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं आज उनकी बात को सुन के शॉक्ड हूं। वो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वक्फ को असीमित अधिकार दिए गए। तो अब मैं यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, तो मैं समय ना बर्बाद करके उनको बताना चाहता हूँ कि भैया जरा सेक्शन 4, 5 और 6 पढ़ लीजिए, सेक्शन 8 पढ़ लीजिए, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए, सेक्शन 36 पढ़ लीजिए, सेक्शन 28 पढ़ लीजिए, 52, 53, 54 पढ़ लीजिए, 83, 84, 85 पढ़ लीजिए, 89 पढ़ लीजिए, 101 पढ़ लीजिए, 107 पढ़ लीजिए, 108 पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा असीमित अधिकार है कि नहीं है। क्योंकि टेलीविजन डिबेट में इतना समय नहीं होता मैं आपको ये सेक्शंस दिखाऊं। अगर आपके पास एक्ट नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा इन सारे सेक्शंस के साथ। नाविका जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके शो पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अभी हम लोग ने बहुत सारी संपत्तियों की बात की, 123 संपत्ति की, संसद की। आज एक आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं। 9,500 संपत्ति ऐसी हैं जो इस समय केंद्र सरकार के कब्जे में थी।
वो सारी संपत्ति राजीव गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी थी, और आज उसमें हिंदू समाज के लोग उसमें रेंट भर रहे हैं और भारी मात्रा में उनसे रेंट वसूल किया जा रहा है। ये जो सारी संपत्ति थी ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की थी, और आज केंद्र सरकार ने वो सारी संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को, जो एक धर्म के नाम पे बना हुआ बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधिग्रहण में उनके कस्टोडियन में संपत्ति थी। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है भाई? सेक्शन 108 वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए। तहसीन भाई आप कह रहे हैं असीमित अधिकार नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, किस अधिकार के तहत, किस पावर के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत संपत्ति आती थी, केंद्र सरकार की संपत्ति थी, वो कैसे सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाते हुए आपने वक्फ बोर्ड को दे दी और तब कोई बात नहीं हुई? आप कहते हो असीमित अधिकार नहीं है। नाविका जी जरा इनको सेक्शन 40 पढ़ाइए जिसमें कहा गया है कि वक्फ हैज रीजन टू बिलीव, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। नाविका जी इनको सेक्शन 28 पढ़ाइए। सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो आदेश है उसको डीएम और स्टेट प्रशासन उसको कैरी आउट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, ऐसा कौन सा आप तो लॉ नोइंग पर्सन है सर, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोविजन, ऐसी कौन सी पावर किसी और समाज के लिए है? पहली बात। और अगर है तो मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि ऐसे कानून को खत्म होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सारे पैनलिस्ट से, जरा बताएं भैया वक्फ शब्द संविधान में कहां यूज किया गया है? नाविका जी वक्फ इज नॉट एन एंट्री, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इन तीनों एंट्रीज में वक्फ शब्द ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में 28 नंबर की जो एंट्री है उसमें आता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो वक्फ के ऊपर कानून ही नहीं बनाया जा सकता था, पर चलिए अगर अपनी बात को आप स्ट्रेच करते हैं, खींच के लाते हैं, तो आप जो 28 नंबर एंट्री है लिस्ट 3 की, कंकरेंट लिस्ट की, उसके तहत आप बड़ी बात कह रहे हैं विष्णु जैन जी।